नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महाकवि कालिदास का संस्कृत नाटक का हिंदी रूपांतरण, जिसका नाम है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम। आज प्रस्तुत है इस नाटक की पहली कड़ी। विदिशा के राजप्रासाद की संगीतशाला में नृत्य सीखती हुई अनुपम सुंदरी मालविका के नूपुरों की ये मदमाती ध्वनि नव वसंत की मादक वेला में शुंग वंशीय विदिशापति महाराज अग्निमित्र के प्रेम पीड़ित मन को तड़पा रही थी, अधीर और पागल बना रही थी। एक दिन जब महाराज अग्निमित्र बड़ी रानी धारिणी के साथ चित्रशाला में गए थे, तो अचानक उनकी दृष्टि उस चित्र पर पड़ी जिसमें बड़ी रानी धारिणी के पास खड़ी दासियों में एक अत्यंत रूपवती लड़की चित्रित की गई थी। चित्र से ही उन्हें विश्वास हो गया था कि मालविका जैसी अनुपम सुंदरी न बड़ी रानी धारिणी है और न छोटी रानी इरावती। पूछने पर पता चला कि वो लड़की महारानी धारिणी की एक नई दासी मालविका है। उसे महारानी के भाई और राज्य के सीमावर्ती दुर्ग के रक्षक वीरसेन ने अपनी बहन की सेवा के लिए भेजा है। चित्र पर पड़ी अपने पति की लुब्ध मुग्ध दृष्टि को महारानी धारिणी तुरंत समझ गई। उसी दिन से उन्होंने ऐसा कड़ा प्रबंध किया कि मालविका संगीतशाला में बंद रहे, ताकि वो महाराज अग्निमित्र की आंखों के सामने ना आ सके। और उसी दिन से महाराज मालविका की एक झलक पाने को तरस रहे थे। मित्र गौतम जी महाराज। जिसका चित्र इतना सुंदर है, वो स्वयं कितनी सुंदर होगी। वो तो है महाराज। शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय करो जिससे मालविका को हम अपनी आंखों से साक्षात देख सकें। जो आज्ञा महाराज। बहुत सोच विचार के बाद महाराज अग्निमित्र के गौतम नामधारी चतुर विदूषक ने उपाय ढूंढ ही लिया। संगीतशाला में गणदास और हरदत्त नाम के दो नाट्याचार्य थे। मालविका गणदास की शिष्या थी। दोनों नाट्याचार्यों में से कौन अधिक योग्य है, इस प्रश्न को लेकर विदूषक ने गणदास और हरदत्त के बीच झगड़ा करा दिया। दोनों महाराज के पास आए। निर्णय के लिए महाराज ने बड़ी रानी धारिणी को और राजप्रासाद में रहने वाली पंडिता कौशिकी नाम की परिव्राजिका को बुलाया। परिव्राजिका से विदूषक ने पहले ही साठगांठ कर रखी थी। उसी को तटस्थ मानकर निर्णायक का भार सौंपा गया। दोनों नाट्याचार्यों की योग्यता अयोग्यता की जांच करने के लिए यह तय किया गया कि संगीतशाला में दोनों ही अपने अपने शिष्यों का नाट्य कौशल राजा, महारानी और परिव्राजिका कौशिकी के सामने प्रदर्शित करें। महारानी धारिणी इस सारे प्रपंच के उद्देश्य को ताड़ गईं। उन्होंने शिष्यों के नाट्य प्रदर्शन पर आपत्ति की, परंतु झगड़ालू नाट्याचार्यों ने उनकी एक न चलने दी। निश्चय हुआ कि सबसे पहले नाट्याचार्य गणदास की शिष्या मालविका अपना अभिनय दिखाएं। दुर्लभ
इसकी सुंदरता देखकर हम ये समझ रहे थे कि सचमुच इतनी सुंदर नहीं होगी, पर अब इसे साक्षात देखकर हम सोचने लगे हैं कि चित्रकार ने इसका चित्र ठीक से नहीं बनाया। जी, इसकी अनुपम रूप छवि को सिर से पांव तक निहार कर ऐसा जान पड़ता है मानो विधाता ने इसके शरीर को इसके नाट्य गुरु गणदास के कहने पर ही विशेष रूप से गढ़ा हो। बहुत दिनों से देख रही हूँ, बहुत दिनों से देख रही हूँ, परते ये अपनाऊं, परते ये अपनाऊं। नाथ विवश हूँ, नाथ विवश हूँ, अपनी ही समझो। लीजिए महाराज, इसने तो इस गीत के बहाने अपने को आप पर न्योछावर कर डाला है। मैं भी यही समझता हूँ। इसने मुझे ही संबोधित करके कहा है कि नाथ विवश हूँ पर अपने ही समझो। बिल्कुल। मालविका, अब तू जा। ठहरो, अभिनय में कुछ भूल हुई है। मैं पूछना चाहूंगा कि अच्छा कौशिकी जी, पहले आप पूछिए। महाराज, जी भर कर देख लीजिए। मैं क्या पूछूंगी? मैंने तो जो देखा है उसमें कहीं कोई दोष दिखाई नहीं दिया। मालविका ने गीत के सब भावों का ठीक ठीक अर्थ अंगों के अभिनय से भली भांति दिखा दिया है। आपका क्या विचार है महाराज? हम हरदत्त जी के अभिभावक हैं और गणदास जी की अभिभाविका है महारानी। जो देखा है उससे अपने पक्ष का हमारा अभिमत कम हो गया है। गणदास जी। जी महारानी जी। अपने परीक्षकों को संतुष्ट करने के लिए आपको बधाई। और हाँ रे गौतम जी, तुम क्या कहना चाहते थे? महारानी, मुझे तो गणदास जी से ही एक बात पूछनी है। जब पहले पहल अपनी सिखाई विद्या का लोगों के सम्मुख प्रदर्शन किया जाता है तो सर्वप्रथम हम जैसे ब्राह्मणों की पूजा होती है। वाह, क्या नाट्य कला के मर्म की बात सूझी है। वाह, मालविका की ये मुस्कुराहट, हमें तो मनचाही वस्तु देखने को मिल गई। मालविका, जब भगवती कौशिकी ने तुम्हारे अभिनय को निर्दोष और सुंदर कह दिया है तो मैं भी तुम्हें पुरस्कार स्वरूप महाराज का ये कंगन देता हूँ। ठहरो गौतम जी। दूसरे पक्ष का अभिनय देखे बिना तुम पुरस्कार स्वरूप ये कंगन कैसे दे सकते हो? देवी, दूसरे का है यही समझकर तो दे रहा हूँ। गणदास जी, आपकी ये शिष्या अपना अभिनय दिखा चुकी। अब इसे अपने साथ ले जाइए। जा मालविका, जो आज्ञा। महाराज, जहाँ तक मेरी बुद्धि की सामर्थ्य थी मैंने अपना काम कर डाला है। मित्र जी। उसके जाने से मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरी आंखों की ज्योति चली गई है, मेरे हृदय का उल्लास ठंडा पड़ गया है और मेरे धैर्य का द्वार बंद हो गया है। महाराज, आप तो निर्धन रोगी की तरह ये भी चाहते हैं कि वैद्य ही अपने पास से औषध भी दे। आर्य पुत्र, अब हरदत्त की शिष्या का भी अभिनय देख लिया जाए। जो देखना था सो देख लिया। क्यों नहीं, हम तो अभिनय देखने के लिए आए हैं। तो हरदत्त जी। महारानी। अब आप अपनी शिष्या को बुलाइए और हुआ दोपहर का समय, देव बढ़ा है ताप, दीप्तिमान सूरज प्रखर,
दीप्तिमान ज्यों आग। अरे रे, अब तो हम लोगों के भोजन का समय हो गया है। वैद्यों का कहना है कि समय पर भोजन ना करने से बड़ी हानि होती है महाराज। तो हरदत्त जी, आपके शिष्य का विनय हम कल ही देख पाएंगे। आप जाकर विश्राम कीजिए। आर्यपुत्र, मैं भी जाकर आपके भोजन की व्यवस्था करती हूँ। महाराज, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए। आपका कल्याण हो। देखा महाराज, सुंदरता में ही नहीं, कला में भी मालविका अद्वितीय है। मित्र, सच पूछो तो विधाता ने इस सहज सुंदरी मालविका को ललित कला का ज्ञान क्या दिया, मानो इसके हाथों में कामदेव का विष पूजा बाण ही दे दिया है। अब तुम कुछ हमारी चिंता करो। इस समय तो महाराज आप मेरी चिंता कीजिए। भूख के कारण मेरा पेट हलवाई की कढ़ाई की भांति चल रहा है। मित्र, शीघ्र कोई उपाय करो कि हम मालविका से मिल सकें। महाराज, कठिनाई तो ये है कि बादलों में छिपी चांदनी की तरह मालविका का दर्शन भी दूसरों के हाथ में है। मित्र गौतम, सोचो कोई उपाय। उपाय हाँ, महाराज, महारानी धारिणी की दासी बकुलावलिका से सहायता लेनी होगी। हम उसे माला माल कर देंगे। तो मैं अभी चला। बकुलावलिका। जी आर्य गौतम। समझ गई ना? यदि तुम महाराज का ये काम कर दो तो वो तुम्हें माला माल कर देंगे। हाँ आर्य गौतम, महाराज से आप निवेदन कर दीजिएगा कि मुझे ये काम सौंपकर उन्होंने मुझ पर अत्यंत कृपा की है। पर बेचारी मालविका को महारानी धारिणी ने अपनी कड़ी देखरेख में रखा हुआ है। फिर भी मैं जतन करूंगी। करो करो, अवश्य जतन करो। प्रणाम देवी। अरे मालविका, तुम आ गई? दासी सेवा में उपस्थित है देवी। देवी, पाँव में क्या बहुत कष्ट है? इस दुष्ट गौतम के नटखटपन के कारण झूले से गिर पड़ी हूँ। दोनों पाँव में ऐसी चोट आई है कि मैं उठकर चल फिर भी नहीं सकती। उधर उधर मुझे अपने प्यारे अशोक वृक्ष की चिंता है। आज वसंत उत्सव है और उसमें अभी तक फूल नहीं आए। उसे किसी सुंदरी का पदाघात अपेक्षित है। यदि यदि मैं स्वस्थ होती तो ये काम स्वयं ही करती। पर अब मैं ये काम तुम्हें सौंपती हूँ। मेरा अहोभाग्य है जो देवी ने मुझे इस योग्य समझा। तो तुम बकुलावलिका के साथ प्रमद बन जाओ। यदि तुम्हारे पदाघात से मेरे सुनहले अशोक में 5 दिन के अंदर फूल आ गए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार दूंगी, जैसी देवी की आज्ञा। ये लीजिए महाराज, हम प्रमद वन में पहुंच गए। तनिक ध्यान से देखिए। प्रमद वन की लक्ष्मी ने आपको लुभाने के लिए युवतियों के 16 श्रृंगार को भी मात करने वाला ये वसंत के फूलों का श्रृंगार किया है। हाँ मित्र, हम देख रहे हैं वसंत की ये अनुपम शोभा। सुनो जी, इस मधुर कोकिल स्वर द्वारा वसंत ऋतु मानो मुझसे पूछ रही है, क्यों प्रेम की पीड़ा सह नहीं पा रहे हो ना? जो ऊपर से जितने कोमल दिखाई देते हैं वो अंदर से उतने ही कठोर होते हैं। महाराज तनिक धीरज से काम लीजिए। आपका मनोरथ पूरा करने के लिए मैंने कुछ उपाय किया है। महाराज, उधर देखिए, सीधे सादे वस्त्र पहने उदास सी वृक्षों के बीच में कौन इधर चली आ रही है? क्या मालविका आ रही है?
और क्या महाराज? तो समझ लो अब हमारे प्राण बच जाएंगे। गौतम जी, जैसे दूर से कलकल शब्द सुनकर प्यासे पथिक को यह भरोसा हो जाता है कि वृक्षों के झुरमुट के पीछे अवश्य ही कोई नदी होगी, वैसे ये जानकर हमारे व्याकुल मन को बड़ा धीरज मिला है कि मालविका पास ही है। लीजिए महाराज, देखिए वो पुष्प विहीन अशोक वृक्ष के नीचे शिला पर बैठ गई। वाह, इस सीधे साधे वस्त्रों में पहले से भी अधिक सुंदर लग रही है। लगता है वसंत से परिपक्व पत्तों वाली किसी कुंदलता में इन्हें गिने फूल बचे रह गए हो। महाराज, इसे भी आपके जैसा प्रेम रोग लग गया होगा। मित्रों को ऐसा ही परिहास सूझा करता है। जी बाबा। अरे मालविका अपने आप से कुछ कह रही है। आओ मित्र, हम लोग पास वाली उस लता के पीछे छिपकर सुने। आइए महाराज। दुर्लभ प्रिय है हृदय, छोड़ तू मिलन की आशा। अरे हृदय, तू ऐसे की चाह क्यों करता है, जिस पर ना तो अपना कोई अधिकार ही है और न जिस तक अपनी पहुंच ही है। हाय, मुझे यूं सताकर तुझे क्या मिल रहा है? प्रीत की कैसी उल्टी रीति है। मित्र जी महाराज। इसने अभी तक अपने मन की व्याकुलता का कारण तो बताया ही नहीं है? फिर हम कैसे समझ लें कि ये हमारे ही लिए व्याकुल हो रही है? महाराज, आपके मन का संदेह अभी दूर हुआ जाता है। वो देखिए, हमारी सहायिका बकुला वलिका मालविका के पास पहुंच गई। सखी मालविका, महारानी ने तुम्हें जो काम सौंपा है उसके लिए तुम ही योग्य थी। लाओ, अपने पैर इधर बढ़ाओ, मैं उसमें महावर लगाकर ये नुपुर पहना दूं। लो सखी। हृदय, ये सम्मान पाकर तुम फिर भूल मत जाना। सखी बकुला वलिका, तुम्हें आज मेरे पैरों का श्रृंगार करना पड़ रहा है, इसके लिए मुझे क्षमा करना। वाह सखी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं कोई पराई हूँ। तुम तो मुझे देह प्राण जैसी प्यारी हो। मित्र गौतम जी महाराज। प्रिया के पैर में महावर की जो रेखा खींची है वो ऐसी दिखती है मानो महादेव के क्रोध से जले कामदेव रूपी वृक्ष में नई कोपलें फूट आई हो। और महाराज, जैसे इसके चरण सुंदर हैं, वैसा ही इसे काम भी तो सौंपा गया है। ये ठीक कहा तुमने। इस सुंदरी के सुंदर सुकुमार चरण या तो फूलने की इच्छा करने वाले इस अनफूले अशोक पर पड़ने योग्य हैं, या प्रेम में अपराध करके सिर झुकाने वाले पति के सिर पर पड़ने योग्य हैं। तो समझ लीजिए महाराज, यदि आप भी अपराध करेंगे तो यही चरण आप पर भी पड़ेंगे। मन चाहा भविष्य बताने वाले ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद स्वीकार है। महाराज, आप तो बस अरे पूर्णिका जी, आर्य पुत्र तो यहाँ झूला गृह में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। बसंतोत्सव पूजा की भेंट के लोभी आर्य गौतम ने तो यही कहा था कि महाराज निश्चय ही यहाँ मिलेंगे और आपके साथ झूला झूलेंगे। देवी, तनिक ध्यान से देखिए ना, आपसे परिहास करने के विचार से महाराज यहीं कहीं छुपे बैठे होंगे। आइए उन्हें ढूंढे। अरे
मदिरा कुछ इतनी चढ़ गई है कि आर्यपुत्र को देखने की अकुलाहट होने पर भी मेरे पैर आगे नहीं बढ़ रहे। तो आइए देवी, हम लोग उधर अशोक के तले प्रियंगु की लता मंडप में बैठे। अच्छा चल। स्वामिनी, क्या हुआ रे निपुणिका? हम चली थी आम की कोंपल ढूंढने और काट लिया चींटियों ने। अरे क्या कह रही है? देवी, तनिक उधर देखिए। कहाँ? वहाँ अशोक की छाया में महारानी धारणी की दासी बकुलावलिका मालविका के पैर रंग रही है। क्या? मालविका तो इधर आ नहीं सकती। आज इसे किसने इधर आने दिया? पाँव की चोट के कारण महारानी धारणी तो आ नहीं सकती, इसलिए उन्होंने अनफूले अशोक पर पदाघात करने का काम मालविका को सौंपा होगा। नहीं तो महारानी क्या कभी अपने नूपुर उतार कर इन दासियों को दे सकती थी? हो सकता है, परंतु मालविका का ये साज श्रृंगार, इन्हीं बातों से तो मेरा जी जल जाता है। क्यों सखी मालविका, पैरों पर ये महावरी रंगाई पसंद आई? अपने पैरों की प्रशंसा करते मुझे लाज आती है। बस सखी बकुलावलिका, ये तो बताओ कि श्रृंगार की इतनी बढ़िया कला तुम्हें सिखाई किसने? सच सच कह दो। हाँ कह दो। ये कला मैंने स्वयं महाराज से सीखी है। सच? हाँ। बड़ी भाग्यवान हो सखी, इतनी बार भी तुम्हें तनिक भी घमंड नहीं? पर मैंने जो कुछ सीखा है वैसी कला दिखलाने योग्य तुम्हारे ये सुंदर चरण पाकर आज मुझे अवश्य घमंड हो गया है। सखी, मैं तो मनाती हूँ कि तुम सदा महाराज के अंक में रहो। सखी, मैं तुम्हें प्यारी हूँ, इसीलिए तुम ऐसा कह रही हो। मुझे ही नहीं, तुम महाराज को भी प्यारी हो मालविका। सब झूठ है, उनका तो मुझ पर तनिक भी प्रेम नहीं। अरे सखी, प्रेम की परीक्षा प्रेम से ही होती है। ये सब अपने मन से ही बोलती जा रही हो। नहीं नहीं, ये तो स्वयं महाराज ने कहा है। सखी बकुलावलिका, उधर महारानी का व्यवहार देखती हूँ तो रही सही आशा भी मिट जाती है। अरे पगली, भौरों के डर से कोई कानों में आम्र मंजरी पहनना थोड़ा ही छोड़ देता है। लाओ, पैरों में नुपुर पहना दूं। लो। सखी, अब उठकर इस अनफूले अशोक की इच्छा पूरी करो। अरे, क्या सोच रही हो? हाँ सखी, यदि कभी मुझ पर कोई विपत्ति आए तो मेरा साथ न छोड़ देना। अरे, मेरा तो नाम ही बकुलावलिका है। मैं तो जितनी ही अधिक मछली जाऊंगी उतनी ही अधिक सुगंध दूंगी। वाह बकुलावलिका वाह। मित्र, इसने बड़ी चतुराई से मालविका के मन की थाह लेकर हमारा प्रेम प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। महाराज, उधर देखिए, मालविका ने अशोक के कोमल पत्तों का गुच्छा ये लटकाया अपने कानों में, और अब ये किया, उसने अपने बाएं सुंदर सजले पांव से अशोक पर प्रहार है। यदि इन चरणों की पूजा पाकर भी अशोक न फूला तो दोष इन चरणों का नहीं, ये अशोक ही अभागा समझा जाएगा। मित्र जी महाराज, अब हम लोगों को किसी बहाने उनके पास चलना चाहिए। हाँ हाँ, आइए महाराज आइए, मैं छेड़छाड़ करता हूँ। मैं कहिए देवी मालविका,
क्या हमारे प्यारे अशोक पर अपने पैर से प्रहार करके आपने कोई अच्छा काम किया है? अरे गौतम, महाराज भी। क्यों रे बकुलावलिका, ये सब कुछ जानते हुए भी तुमने इन्हें ऐसी धृष्टता करने से रोका नहीं? अरे गौतम, मैं अरे मालविका ने ये धृष्टता जानबूझकर नहीं की। फिर? महारानी धारिणी की आज्ञा का पालन किया है। फिर भी हम दोनों महाराज के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करती हैं। ठीक है, महारानी की आज्ञा तो माननी ही चाहिए थी। क्यों भद्रे, तुम्हारा ये किसलह कोमल बाया चरण अशोक वृक्ष पर लगने से दुखने तो नहीं लगा? ना, गया काम से। आओ सखी बकुलावलिका, महारानी को जाकर सूचना दे कि उनकी आज्ञानुसार हमने। पहले महाराज से जाने की अनुमति तो ले लो। भद्रे, तुम जा सकती हो, परंतु इससे पहले हमारी एक बात सुननी होगी। सखी मालविका, ध्यान देकर सुनो। हाँ, तो महाराज आज्ञा कीजिए। देखो सुंदरी, बहुत दिनों से इसी अशोक की तरह मुझ में भी धैर्य के फूल नहीं आ रहे, इसलिए आज तुम अपने स्पर्श का अमृत पिलाकर अपने इस अनन्य प्रेमी के मन की भी साथ पूरी कर दो। हाँ हाँ मालविका, पूरी कर दो इनके मन की साथ। कौन? अरे रानी इरावती, और कौन? अशोक में तो अभी फूल आए नहीं है, पर महाराज तो अभी से फूले जा रहे हैं। ये मालविका जैसे गूंगी हो गई है। मैं पूछती हूँ तो। मित्र, अब क्या किया जाए? महाराज, जल्दी से पाँव का सहारा लिया जाए। क्यों री बकुलावलिका, तूने ये दूती का अच्छा काम अपने ऊपर लिया है। अब करा ना आर्य पुत्र की साथ पूरी। देवी, आप तो व्यर्थ ही हम पर क्रोध कर रही हैं। भला हम कौन होती हैं महाराज की साथ पूरी करने वाली? आओ मालविका, हम चलें। चलिए देवी। मालविका अग्निमित्रम। अभी आपने महाकवि कालिदास के संस्कृत नाटक का हिंदी रूपांतरण सुना। इस नाटक में आगे क्या होता है, यह भाग 2 में सुने। नमस्कार।